नमस्कार, स्वागत है आपका बजट स्पेशल कार्यक्रम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा। जब से वित्त मंत्री का पिटारा खुला है उसके बाद से आप ये जानना चाहते हैं कि आपको इस बजट में क्या मिला। बेहद आसान, सरल शब्दों में और लगातार न्यूज़ 24 विश्लेषकों की राय आप तक पहुंचा रहा है। जानकार क्या बता रहे हैं, आपको क्या मिला, हम ये भी बता रहे हैं। लेकिन हम इसे बहुत अच्छे से समझाने के लिए मेरे साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी इस वक्त जुड़ गए हैं। और अनुराग जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बजट आप लोग ले आए हैं, इसे ऐतिहासिक भी आप लोग बता रहे हैं, लेकिन वो कैसे मैं आगे भी समझूंगी। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि महत्वपूर्ण ये था, कोरोना काल के बाद जो बेपटरी हमारी अर्थव्यवस्था हुई थी, ऐसा बजट सामने आए, कम से कम पटरी पर तो आ जाए। वो मुख्य बातें सर इस बजट में क्या रही आपके हिसाब से? देखिए, कोविड-19 के चलते जो दिक्कत दुनिया भर में आई, कुछ देशों ने अर्थव्यवस्था बचाने का काम किया, तो भारत जैसे देश ने पहले जान और फिर जहान बचाने का काम किया। दुनिया भर में मृत्यु दर भी सबसे कम देशों में जिनमें है, वो उसमें एक भारत है। और अर्थव्यवस्था में वी शेप रिकवरी जो हुई है, जैसे गिरावट आई थी अब उतनी तेजी के साथ ऊपर आ रही है, ये अपने आप में बहुत अच्छे संकेत हैं। पिछले 4 महीनों में लगातार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जीएसटी की रिकवरी हुई है, कलेक्शन हुई है। और जनवरी महीने में 1,20,000 करोड़, दिसंबर में 1,15,000 करोड़ हुआ। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर इस बजट में क्या जो पिछले साल 5 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा कर्जा लिया है, तो इस साल वो कैसे पूरा हो, या ज़्यादा निवेश करें तो वो कहाँ से आए, क्या लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाए ना लगाया जाए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने आम आदमी पर 1 पैसे का टैक्स भी नहीं लगाया और हिंदुस्तान में कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए 34.5% की वृद्धि की है। लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा खर्च करने वाले हैं। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, 2.5 गुना ज़्यादा इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। और अगर मैं कुछ उदाहरण देकर कहूँ, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपया कोविड वैक्सीन के लिए रखा गया, तो कुल मिलाकर इसका बजट स्वास्थ्य का 2,23,000 करोड़ रुपया रखा गया, जो लोग 137% ज़्यादा है। और इसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हर राज्य में, हर जिला में वेलनेस सेंटर बने, अस्पताल बने, उसके लिए प्रावधान अलग से किया गया है। ठीक है। और यही नहीं, ठीक है, भविष्य का भारत स्वस्थ हो, और उसके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए कम शब्दों में ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, ऐतिहासिक बजट 137% का जब इजाफा हुआ है, जाहिर तौर पर अलग से कोविड के लिए भी 35,000 करोड़ अच्छी बात है। लेकिन एक आम आदमी जिसको इनकम टैक्स में रियायत नहीं मिली, या एक आम आदमी जिस पर पेट्रोल और डीजल उसमें भी कोई छूट नहीं मिल पाएगी, अभी वही रेट जस के तस रहेंगे, वो ये समझना चाहता है कि ये जो हेल्थ सेक्टर है जिसमें इतना भारी भरकम खर्च आप करने जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन जाएंगे, ठीक है, मेरे लिए लाइन थोड़ी कम लंबी हो जाएगी और जल्दी आपका इलाज भी हो जाए, ये भी होगा, लेकिन उस इलाज में आने वाला खर्च, मेरी जेब पर वो जो बोझ 5 से 7 लाख रुपए या 2 से 4 लाख रुपए होता है किसी एक नॉर्मल ऑपरेशन में, वो खर्च इस बजट से, ये जो आपने हेल्थ पर खर्चा किया है, इससे कम कैसे होगा, ये समझाइए। आशा जी, बहुत आभारी हूँ, आपने प्रश्न पूछा। हिंदुस्तान में तो गरीब को लाभ भी नहीं मिलता था, हमने तो 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया है। और जहाँ पर गिने चुने अस्पताल थे, हमने एम्स अस्पताल की संख्या भी यूपीए के समय से दुगनी ज़्यादा कर दी। मेडिकल कॉलेज शायद 2.5 से 3 गुना ज़्यादा कर दिए। देश में ज़्यादा बच्चे डॉक्टर भी बन पा रहे हैं, अस्पताल भी ज़्यादा खुल रहे हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा वेलनेस सेंटर और हेल्थ सेंटर हम बनाने जा रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है, जान होगी तब तो सब कुछ होगा, अगर जान ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चाहे आप इनकम टैक्स किसके लिए बचाओगे। इलाज सस्ता होगा, इस बारे में सोचा गया है? इलाज सस्ता है निश्चित तौर पर। जब ये 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, तो पहले तो उनका खर्चा बचाया गया। फिर जो अगली श्रेणी के हैं उनके लिए भी सरकारी क्षेत्र में भी स्वास्थ्य में अच्छी सुविधाएं मिले, वो भी करके दी। हिंदुस्तान में तो 1 पीपी किट नहीं बनती थी 70 साल में, हम आज इतनी बनाते हैं 6 महीने के अंदर
कि हिंदुस्तान की पूर्ति करते हैं और दुनिया के देशों को अलग भेजते हैं। कोविड वैक्सीन दुनिया भर के जो बड़े बड़े देश नहीं बना पाए, हमने 2 बनाई और 100 से ज्यादा देशों को भेजने का काम किया। आपदा में भी अवसर ढूंढने का काम बहुत किया। बेहतर काम किया, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूं कि वो जो मिडिल क्लास है ना, जो टैक्स पेयर्स हैं, वो जो मिडिल क्लास जिसको कहीं से इस बार इनकम टैक्स पे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी, वो भी नहीं हुई, तो वो जो इलाज सस्ता थोड़ा, क्योंकि आप जानते हैं इस कोरोना महामारी ने तमाम सच सामने ला दिए। 10-10 लाख का बिल थमाया अस्पतालों ने, शुरुआती दौर में हमने देखा, वो दोबारा फेस नहीं करना पड़ेगा। क्या इस बजट के बाद मैं ये कह सकती हूँ आपके जरिए इस मंच से? निश्चित तौर पर जिस तरह से हम आधारभूत ढांचा जमीन तक सुदृढ़ करने वाले हैं, जिलों के मुख्यालय की बात हो, मैं तो वेलनेस सेंटर पे भी टेस्ट कराने की बात कर रहा हूँ, जो सुविधा मिलती नहीं थी। मैं तो पहाड़ी राज्य से आता हूँ, लोगों को शहरों तक जाना पड़ता था, जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता था। मोदी सरकार वो सुविधा आज उनके पीएचसी तक दे रही है, उनके लोकल डिस्पेंसरी तक उसको वेलनेस सेंटर बनाने के लिए कर रही है। देखिए कितनी बड़ी कदम उठाया मोदी सरकार ने, इसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। जहाँ तक मध्यम वर्ग की बात की, मॉरेटोरियम पीरियड हमने मध्यम वर्ग के लिए दिया, चाहे वो गाड़ी की किस्त थी, कोई भी किस्त बैंक की वापस करनी, 6 महीने तक नहीं दिया। फिर ना प्रिंसिपल अमाउंट ना इंटरेस्ट वापस देने दिया, ना मूलधन ना ब्याज वापस किया। उसके अलावा 2 करोड़ तक के जो थे उनके लिए तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी माफ़ कर दिया। यहाँ तक कि जो नौकरी करते थे उनको तो हमने ईपीएफओ का, कर्मचारी का भी और काम देने वाले का भी, दोनों का 24% पैसा केंद्र सरकार ने दिया। अब कर्मचारी को वापस रखने के लिए भी सरकार कहती है अगर आप वापस रखोगे तो आपका ईपीएफ का पैसा भी हम लोग 2 साल तक जमा करवाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पैसा खर्च करें ताकि ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हो, इससे युवाओं को लाभ मिलेगा, महिलाओं को लाभ मिलेगा। किसान को हम 1,10,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि से दे चुके हैं। मनरेगा में 73,000 करोड़ का हमने साल फिर बजट रख दिया, कांग्रेस के समय 30,000 करोड़ ताकि लोगों को और यही नहीं क्या देने जा रहा है। ये तमाम चीजें हम लगातार बता भी रहे न्यूज़ 24 पर। लेकिन अब अगला महत्वपूर्ण सवाल, पिछले साल ये जो वित्तीय वर्ष हमने ये देखा, आप जानते हैं बैंक्स डूबे, लोग कतारों में खड़े हुए, उनकी पूंजी, गाढ़ी पूंजी वो डूब गई। 20 लाख करोड़ का जब आर्थिक पैकेज आप लोगों ने दिया, बैंकों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। बैंकों को मदद दी, वित्तीय मदद, इसके बावजूद आम लोगों को वो ऋण नहीं दे रहे थे। ये एक सच्चाई है, हकीकत है, आप भी इसे बखूबी जानते हैं। तो ये दिक्कतें, ये आश्वासन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त दे सकते हैं कि इस बजट के बाद जो सपोर्ट आप लोग बैंकों को करने जा रहे हैं, कोई बैंक एक तो डूबेगा नहीं, वो लाइन लगाने की नौबत दोबारा नहीं आएगी, और दूसरी आसान तरीके से बार बार चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, हमें ऋण मिल पाएगा। मोदी सरकार से जो लोगों को आशा थी उसके अनुरूप हम खरे उतरे हैं। पहली बात, यूपीआई भीम दुनिया भर में लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स का जो प्लेटफॉर्म बनाया, वो गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज भी उसकी प्रशंसा करते हैं। दूसरा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 3 लाख करोड़ रुपया बगैर किसी की घर या ज़मीन गिरवी रखे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी ने दिया तो मोदी सरकार ने दिया है। 90 लाख कंपनियों ने इसका लाभ उठाया है। इसके अलावा जो कंपनीज को एनबीएफसीज के माध्यम से पैसा चाहना वो दिया, मदर ऑफ फंड्स, डॉटर ऑफ फंड्स का एक अलग पैकेज बना के 30,000 करोड़ उसके माध्यम से दिया है। जिसकी अपनी इक्विटी कंपनी में खड़ी होगी उसको भी पैसा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यहाँ तक कि जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट बंद हो रहे थे, स्वामी फंड के माध्यम से उनको भी पैसा देके वो प्रोजेक्ट वो पूरा करा के लोगों को पक्के मकान देने का काम किया। बैंक की ब्याज दर कम करवाई। आज लोग इतने घर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि बैंकों की ब्याज दर 2% इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। इतना सस्ता होम लोन आज तक कभी नहीं था जितना आजकल है। और यही नहीं, उस पे 2.25 लाख रुपए की आपको सब्सिडी मिलती है, ये मोदी सरकार देती है। हर गांव तक हमने बिजली पहुंचा दी, हर 8 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दे दिया, स्वास्थ्य की सुविधाएं दे दी। आखिरकार ये किसने किया? 70 सालों में कोई नहीं किया, मोदी सरकार ने आके करने का काम। सरकार इस बात को लेकर पक्के मकान किया हमने। बैंक हाथ खोलेंगे, आपने ऐसे कम से कम प्रावधान तो कर दिए। देखिए, मैं आपको एक बात आशा जी कहना चाहता हूं, यस बैंक जो बुरी हालत में था उसको 4 महीनों के अंदर अपने पांव पर वापस खड़ा किया तो मोदी सरकार ने खड़ा किया। ठीक है। बैंक कभी बंद हो जाते थे तो लोगों को 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने कानून में बदलाव लाके कम से कम 5 लाख रुपए देने का काम किया है। ठीक है, ये हमने किया है, आगे और करेंगे।
अब तीसरा बैंक जो महत्वपूर्ण सवाल। कांग्रेस के अब समय तीसरा सवाल। खत्म होने करके हमने करके तीसरा सवाल ये हमने देखा इनकम टैक्स में किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं मिली है। पेट्रोल डीजल उसमें सेस लगा दिया 4.5 रुपए, वो तो आपकी जेब भर रही है, सरकार की जेब भर रही है। आम आदमी जो टैक्स पेयर है, मिडिल क्लास है, जो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करता है, ना तो उसको यहाँ ITR में कोई फायदा हुआ, इनकम टैक्स में कोई छूट मिली, और ना ही उसको पेट्रोल डीजल थोड़ा भी सस्ता हुआ। तो सर ये आप, क्योंकि इस बजट से ऐसा लग रहा है कि आप हाथ खोलने को तैयार हुए हैं, खर्चा करने को, ये विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि दिखा है, ये मंशा आपकी दिखी है, तो फिर मिडिल क्लास को क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि हमने उपभोक्ता पर 1 रुपए का भी कोई दबाव नहीं डाला, उनके ऊपर 1 पैसे का भी कोई प्रेशर नहीं आएगा, उनको 1 पैसा भी नहीं उस पर बढ़ने वाला है। मैं आपको बता दूं, आपकी रिसर्च टीम को इस पर थोड़ा और अध्ययन करना चाहिए, चैनल्स वालों को। एक्साइज ड्यूटी जो थी उसमें कटौती की गई और किसानों की भलाई के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तैयार किया गया, और उस फंड को अब किसानों के लिए भंडारण की क्षमता हो, कोल्ड स्टोरेज हो, रेफ्रिजरेटेड ट्रेन हो, इस तरह की और सुविधाएं उसमें से मिलने वाली हैं। उपभोक्ता के ऊपर 1 रुपए का भी पैसा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के कोई दाम नहीं बढ़ रहे। अगर कोई राज्य की सरकार बढ़ा देती है अपना टैक्स तो अलग बात है, केंद्र सरकार के कदम से कोई कदम नहीं फर्क पड़ने वाला है। सस्ते क्रूड ऑयल का फायदा नहीं मिला। किसका? सस्ते क्रूड ऑयल का। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटी, फिर भी उसका फायदा नहीं मिला, इसलिए ये सवाल है। मुझे ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रेट तय करती हैं क्या क्या करना है, सरकार तो एक्साइज ड्यूटी और बाकी सेस तय करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग ठाकुर, हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत तो बजट का ABCD क्या है, आप पर कैसे इंपैक्ट डालेगा, हम समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और हर एक डिटेलिंग आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।